हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। फिर चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट या जीमेंस की बात करें या फिर 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। किरचॉफ के नियम को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला होगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए, किरचॉफ के प्रथम नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक संधि की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, चौराहे देखे होंगे आपने, वहां पे जो गाड़ी है वो आती भी है जाती भी है। तो उसी प्रकार से यहां पर हमने क्या ली है, एक संधि ली है, और इस संधि पर विद्युत धाराओं को आना है और विद्युत धाराओं को जाना है, आना है, जाना है, आना है, जाना है। ये क्या मतलब हुआ सर? यहां देखो देखो, जैसे यहां पर एक विद्युत धारा I1 इसे संधि पर आ रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो I1 आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है? I1 धारा संधि पर आ रही है, और यहां पर देखो जरा, I2 धारा संधि से जा रही है। ठीक है, ये तीर देखना है आपको, ये तीर I2 धारा संधि से जा रही है। इसके बाद देखो, ये I3 धारा संधि पे आ रही है, ये I4 धारा संधि से जा रही है, ये I5 धारा संधि पर आ रही है, ये I6 धारा संधि से जा रही है। आप अपने हिसाब से कोई भी धारा को आने देना और कोई भी धारा को जाने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझो, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहां पर योग को प्रदर्शित करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा माने योग, I माने धारा, बराबर कितना? 0। क्या बोला? धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर जितनी भी धाराएं मिलती हैं, कोई भी धारा को आने दो, कोई भी धारा को जाने दो, सभी धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। इसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। अब आगे आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, उन्हें हमेशा धनात्मक लिया जाता है। धनात्मक लिया जाता है। क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला? जो धारा, तीर देखना, जो धारा संधि की ओर आएगी उसको हमेशा धनात्मक लेना है, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं, उन्हें हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक, ये तीर देखो, अगर ये संधि की ओर है तो विद्युत धारा को धनात्मक लेना है। ये तीर देखो, अगर संधि से दूर है तो उसे क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है। अब इस बात को, इन दोनों बातों को यहां पर अप्लाई करें, तो यहां देखो, I1 धारा देखो क्या हो रहा है? संधि की ओर आ रही है, मतलब I1 होगा धनात्मक। ठीक, अब यहां पर I2 देखो, ये संधि से दूर जा रही है, तो इसको क्या लेना? ऋणात्मक I2। फिर I3 देखो, ये भी संधि की ओर आ रही है, क्या लोगे? धनात्मक। तो यहाँ पे प्लस करके आ जाएगा कितना? I3।
फिर I4 देखो ये संधि से दूर जा रही है, -I4। फिर देखो I5 संधि पे आ रही है, धनात्मक I5। फिर I6 देखो ये संधि से दूर जा रही है, माने -I6। और इन सब का जो योग है वो कितना होगा, 0 होगा। अब जो जितने ऋण वाले हैं उनका पक्षांतर कर दो, तो यहां पर बनेगा I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर, यहां से I2 इस साइड आएगा तो हो जाएगा धनात्मक I2। फिर कितना हो जाएगा, प्लस I4। फिर प्लस कितना हो जाएगा, I6। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ये कौन सी धाराएं हैं। एक मिनट रुको जरा, जगह बना ले। अब मुझे तुम ये बताओ, ये कौन सी धाराएं हैं, संधि की ओर आने वाली धाराएं। ये कौन सी धाराएं हैं, संधि की ओर आने वाली धाराएं। संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं, विद्युत धाराओं का योगफल, का योगफल। और ये कौन सी धाराएं हैं, ये संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराएं हैं। तो बराबर क्या लिखोगे, संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है। इस नियम को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। साथ में यहां पर 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात आप ये याद रख सकते हो कि यहां पर किसी भी बिंदु पर आवेश का संचय नहीं होता। भाई यहां पर धारा रुक थोड़ी रही है, भाई जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। तो संधि के किसी भी स्थान पर आवेश का संचय नहीं होता, जितना आवेश आता है उतना आवेश जाता है। अतः यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। आ जाइए बच्चों, अब हम समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक परिपथ बनाना होगा। ये हमने एक परिपथ बनाया, यहां पर लगी है एक सेल, ठीक, और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है E1, और इसके साथ में एक लगा है प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध है R1। यहां से एक और वायर गया और यहां पर एक और विद्युत वाहक बल लगा दिया, इसका नाम है कितना, E2। बड़ा वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, एक प्रतिरोध लगा दिया क्या, R2। क्लियर। और यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया क्या, R3। ठीक, और इस परिपथ को नाम दे दिया अपन ने, देखो यहां से स्टार्ट हो जाना, A B C D E और ये हो जाएगा F। अब समझो बच्चों, अब किरचॉफ का नियम आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये क्या लगे हैं, प्रतिरोध, और ये क्या लगे हैं, सेल। तो प्रतिरोधों और सेलों से युक्त किसी बंद पाश के चारों ओर विभवों में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर से सुनो, मैंने बोला प्रतिरोधों और सेलों से युक्त किसी विद्युत परिपथ के चारों ओर विभवों में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग माने सिग्मा, किसका योग, परिवर्तन किसका करना है, विभवांतर का, बराबर कितना होगा, 0।
यही तो मैंने बोला कि किसी बंद पाश, इसको बंद पाश बोल सकते हैं, जाल बोल सकते हैं, के चारों ओर, भी माने विभव, विभुओं में, डेल्टा माने परिवर्तन का बीजगणितीय योग, सिग्मा माने योग, कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, सिग्मा माने योगफल, डेल्टा माने परिवर्तन, भी माने विभुओं, बराबर क्या लिखना है? चलो बच्चों, अब इस परिपथ को अपन किरचॉफ के दूसरे नियम से हल करना सीखते हैं। यहां पर देखो, सेल लगा है E1, तो इससे धारा प्रवाहित हो रही है I1। ठीक, ये सेल लगा है E2, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I2। जब ये दोनों धाराएं D से F माने यहां पर आएगी, तो विद्युत धाराएं आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों की धाराएं क्या हो जाएगी? एक दिशा में हो जाएगी। जब धाराएं एक दिशा में चलती हैं, तो जैसे यहां पर क्या आ रहा है? I1, और यहां पे आ रही धारा I2, तो यहां पर हो जाएगी धारा I1 प्लस I2। बोलो क्लियर है? यहां से धारा I1 आ रही है, यहां से धारा I2 आ रही है, यहां पर दोनों धाराएं एक दिशा में प्रवाहित होंगी, तो यहां पर धारा जो बहेगी वो बहेगी I1 प्लस I2। ठीक, अब वो धारा यहां आएगी। फिर इसके बाद देखो, इस सेल ने कितनी धारा दी है? I2, तो उसको वापस करना है I2। कोई भी सेल, मेरी बात एक एक ध्यान से सुनना, कोई भी सेल जितनी धारा देती है उस सेल को उतनी धारा वापस करनी होती है। इसने धारा कितनी दी है? I2, तो उसको वापस धारा कर दो I2। यहां पर देखो, यहां पर इस सेल ने कितनी धारा दी थी? I1, तो यहां से धारा कितनी जाएगी? I1 ही इसको वापस होगी। बोलो क्लियर है क्या? अब दूसरा समझो, लूप। लूप समझो, तो यहां पर एक लूप या बंद पाश, आपको एक दिख रहा होगा, बंद पाश, बंद पाश। ठीक है, इसको जाल भी बोल सकते हैं, बंद जाल, और इसको लूप भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, बंद पाश, बंद जाल, कौन सा? ABCDA, तो यहां पर लिख देना, क्या लिख देना? ABCDA। अब यहां पर दो रास्ते होते हैं, एक तो होता है धारा, एक तो होता है धारा का निशान, और दूसरा लेना है तुम्हें पाश, किस दिशा में जा रहे हो? A से B, B से C, C से D, D से A। एक तो होगा पाश या लूप की डायरेक्शन, लूप की दिशा, दूसरी क्या होगी? धारा की दिशा। दो दिशाएं होती हैं, ध्यान से समझो। तो पहली अपन लगाते हैं क्या? प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए। अब देखो, जैसे ये हुआ प्रतिरोध, ये लिया प्रतिरोध, प्रतिरोध को बोला अपन ने R, और सपोज इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, और यहां पर A पॉइंट दे देते हैं, यहां पे पॉइंट B दे देते हैं। तो लूप की दिशा या पाश की दिशा, पास की दिशा अपन लेते हैं A to B, A to B। हम जा रहे हैं कहां? A से B डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? केवल प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं। हम A से B की ओर जा रहे हैं, और देखो, अगर धारा की दिशा भी A से B की ओर है, तो इसका जो विभवांतर होगा, विभवांतर मतलब क्या होता है? V बराबर IR। धारा कहां से आती है? धारा हमेशा धनात्मक से आती है, और कहीं ऋणात्मक की ओर जा रही होगी। भाई धारा बैटरी के धन सिरे से स्टार्ट होती है, ऋण सिरे की ओर जाती है, तो धारा कहां जा रही है? धन से ऋण की ओर। तो पास की दिशा भी क्या हो जाएगी? A से B की ओर। तो इसके विभवांतर को, प्रतिरोध के विभवांतर को हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, V बराबर माइनस IR। ठीक है, अगर मान लो पास की दिशा B से A की ओर होती, पास की दिशा यानी लूप की दिशा B से A की ओर होती, हम B से A की ओर आ रहे होते, तो इस कंडीशन में जो इसका विभवांतर है वो हमेशा धनात्मक लिया जाता। इसका मतलब फिर ये है कि हम ऋण से धन की ओर जा रहे हैं।
सो आपको बस इतनी सी बात याद रखना है कि जब भी प्रतिरोध में धारा की दिशा में जाओगे सो प्रतिरोध के विभवांतर को हमेशा ऋणात्मक लेना है, और जब भी धारा की विपरीत दिशा में चलो सो इसके विभवांतर को हमेशा धनात्मक लेना है। बोलो ये बात क्लियर है क्या, हजम हो गई क्या? ठीक है, अब बात करें अपन किसके, सेल के लिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसके लिए, अपन सेल के लिए। सेल के लिए अब देखो, सेल के लिए ये है सेल, बड़ा वाला डंडा धनात्मक, छोटा वाला ऋणात्मक, सेल कितना ई। अब यहां पर ये है ए और ये है क्या, बी। अब मान लो आपके पास की दिशा, पाश या फिर क्या बोल सकते, लूप की दिशा बी से ए है। हम कैसे जा रहे हैं, बी से ए की दिशा में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, बी से ए, ये है पाश की दिशा। तो जब बी से ए आओगे तो पहले क्या पड़ रहा है, ऋण, बाद में क्या पड़ रहा है, धन। तो इसके विद्युत वाहक बल को हमेशा धनात्मक ले लो। विद्युत वाहक बल माने ई, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई, हमेशा धनात्मक ले लो। बाद वाला इलेक्ट्रोड तुम्हें लेना है। ठीक है, बाद में क्या है, पहले क्या पड़ रहा है, ऋण, बाद में क्या पड़ रहा है, धन। हम कहा जा रहे हैं बी से ए, धनात्मक लगा दो। और अगर पास की दिशा ये है, लूप की दिशा धन से ऋण की ओर है, ए से बी की ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो तुम्हें इसका जो विद्युत वाहक बल है वो क्या लगा देना, माइनस लगा देना। तब इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? चलो, तो इन साइन कन्वेंशन को अपन इस चित्र में लगा के इसको अपन हल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, हल ही करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ बच्चों। अपन लगाते हैं पाश, है ना, बंद पाश ऐसा बोले, बंद पाश ए बी सी डी ए। तो अपनी जो लूप की डायरेक्शन है वो क्या है, ये है। ठीक है, ए बी सी डी ए, ये अपना पाश है। ठीक है, बंद रास्ता पर अपन चल रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो बच्चों देखो, जब ए से बी की ओर तुम जा रहे हो तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है सेल। देखो, ए से बी की ओर जा रहे हैं, सबसे पहले मिल रहा है सेल। सेल का बाद वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है, ऋण। तो इसके सेल के विद्युत वाहक बल को तुम्हें क्या लेना है, ऋणात्मक E1 हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, क्या हो जाएगा, माइनस E1। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या दिख रहा है तुम्हें, प्रतिरोध दिख रहा है R1। प्रतिरोध में धारा की दिशा देखते हैं। धारा कैसे आ रही है, धारा आ रही है बी से ए की ओर, और हम जा रहे हैं ए से बी की ओर। माने जो लूप की दिशा है और धारा की दिशा है एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां पर क्या लगाओगे, धन। और इसका जो विभवांतर है क्या होगा, V बराबर IR फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले धारा और फिर प्रतिरोध। धारा कौन सी है, I1, तो यहाँ पे आ जाएगा I1। प्रतिरोध कितना है, R1, तो यहाँ पे आ जाएगा R1। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ B से C पर। B से C में ना तो सेल लगा है और ना प्रतिरोध लगा है, तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, फिर कोई बात नहीं करते। अब C से D की ओर आना है। ठीक है, A से B तक गए, B से C पर आ गए, अब C से कहाँ आना है, D पर, C से आना है D पर। तो देखो ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध में धारा की दिशा देखो कहाँ है, धारा की दिशा है C से D की ओर, और जो लूप की दिशा है वो भी कहाँ है, C से D की ओर। मतलब धारा की दिशा और लूप की दिशा यानी पाथ की दिशा एक ही है, तो यहां पर लगा देना माइनस। फिर कितना हो जाएगा, V बराबर IR। धारा देखो कितनी है, I2, तो यहाँ पे I2 लगा देना। फिर प्रतिरोध कितना है, R2, तो R2 लगा देना। इसके बाद फिर क्या मिल रहा है अपन को, इसके बाद सेल मिल रहा है। तो सेल का छोटा वाला डंडा नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव,
तो हमने कहा सेल का बाद वाला अपन को साइन लेना है, मतलब कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा E2 बराबर क्या होगा, इन सब का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पे लगा देना 0। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो E1 ऋणात्मक है और E2 धनात्मक है। जब इसका पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहां बचेगा I1, फिर बचेगा R1 माइनस कितना हो जाएगा I2, फिर हो जाएगा R2 बराबर बराबर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, E1 इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, देखो इस साइड क्या है, माइनस का है, इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, और फिर कितना, ये प्लस का है तो इस साइड होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा E2। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, अब आ जाओ दूसरा परिपथ भी सॉल्व करें। दूसरा परिपथ सॉल्व करें। दूसरे परिपथ को सॉल्व करने में भी आपको बहुत मजा आएगा। यहां पे देखो, लूप की दिशा, लूप की दिशा, लूप की दिशा अपन लेते हैं क्या, D C E F, ये F है, और फिर D, ये है लूप की दिशा। कैसे चलना है अपन को, D से C, C से E, E से F, F से D। आप कैसे भी चल के सॉल्व करो, आपका आंसर नहीं बदलेगा। आप F से E, E से C, C से D, फिर F, ऐसे आ जाओ। एक ही बात रहेगी, अगर आपने साइन कन्वेंशन ठीक से सीख लिया तो आंसर आपका बिल्कुल पक्का आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। चलो देखो, अपन कहाँ चल रहा है बेटा, D से C पे जा रहा है। सबसे पहले क्या मिल रहा है बेटा, सेल मिल रहा है। तो लूप की डायरेक्शन क्या है, लूप की डायरेक्शन है ये, ठीक है, D से C। सबसे पहले क्या मिल रहा है, सेल मिल रहा है। तो सेल के हमें प्लस माइनस देखना है, बाद वाला साइन लगा देना, मतलब हो जाएगा -E2। फिर देखना प्रतिरोध में धारा की दिशा, प्रतिरोध में धारा की दिशा, प्रतिरोध में धारा की दिशा। धारा की दिशा है C से D, और पाथ माने हम जा रहे हैं D से C। क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे, अपोजिट डायरेक्शन है ना, पाथ है और धारा ये प्लस, और इसका जो विभवांतर है V बराबर कितना IR, तो ये I और ये हो जाएगा R। I कितना है I2, R कितना है R2। अब आ जाओ कहां, C से E, ना प्रतिरोध है ना सेल है, ठीक है, तो विभव में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। चलो अब आ जाओ E से F, E से F क्या मिला, प्रतिरोध। प्रतिरोध में धारा की दिशा देखो, ये है धारा की दिशा, और पाथ की दिशा है E से F, तो यहां पर क्या लगा दोगे, प्लस। प्लस धारा देखो क्या है, I1 प्लस I2 है धारा, और इसका प्रतिरोध है R3। R3 F पर आ गए, F से D, F से D पर आ गए, ना सेल है ना प्रतिरोध है, तो विभव में परिवर्तन होगा नहीं, सो बराबर कितना हो जाएगा 0। अब E2 को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा देखो I1 ये हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर कितना हो जाएगा E2, ठीक है। सो ये है बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।